हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सारे ही आरसीज और पैसेजेस कवर करने वाले हैं जो भी आपके 2023 सीसेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आंसर की रिसेंटली रिलीज़ कर दी गई है कुछ टाइम पहले, तो हम समझेंगे, विल अंडरस्टैंड एज टू हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस आरसीज और किस तरीके से हम इनके आंसर पे पहुंच सकते हैं। बिकॉज व्हाट आई फील इज़ कि बहुत मुश्किल नहीं है ये करना। अगर आप थोड़ा सा भी अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप कर लेते हैं तो सीसेट क्लियर करना उतना मुश्किल नहीं रहेगा जितना हमेशा से होता है। तो पैसेजेस जो अगर मैं आपको बताऊं, आरसी बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो 27 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 80। 2023 के पेपर की बात कर रहे हैं हम। एंड इसमें से मैं अभी आपको शो करूंगा कि एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस डूएबल थे। ठीक है, मतलब 90% क्वेश्चंस वर इजी, तो दे वर इजीली आप उनका आंसर निकाल सकते थे कुछ 3-4-5 क्वेश्चंस को छोड़कर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सेट ए लिया है मैंने पेपर का, 4 सेट्स होते हैं आप लोगों को पता है, बट क्वेश्चन सेम होते हैं, बस जम्बल्ड अप होता है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आरसी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे पैसेज 1, तो मैं आपको थोड़ा सा पैसेज समझाऊंगा एंड आई विल टेल यू कि कैसे आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वी ऑफन हियर अबाउट कन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स, कि रिवर्स को लेके काफ़ी, पानी को लेके काफ़ी कंफ्लिक्ट रहती है डिफरेंट स्टेट्स में। ऑफ द 20 मेजर रिवर सिस्टम 14, तो ये बता रहे हैं कि 20 मेजर रिवर सिस्टम है। नाउ वी हैव टू अज्यूम कि जो भी गिवन है वो ट्रू है, हमें उसको चैलेंज नहीं करना होता कि ये फॉल्स है, फैक्चुअली गलत है, दैट इज नॉट आवर जॉब। ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, हमें लॉजिक के थ्रू आंसर करना है। 14 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस, तो कह रहे हैं आउट ऑफ दोस 20 मेजर रिवर सिस्टम जो 14 है दे आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस, उनमें पानी की थोड़ी दिक्कत है। 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन। तो बेसिकली इंडिया की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन जो है इंडिया की ही बात हो रही है कि 75% पॉपुलेशन जो है वो वाटर स्ट्रेस रीजन में रहती है। अ थर्ड ऑफ हुम लिव इन वाटर स्कार्स एरियाज। अ थर्ड ऑफ हुम मतलब इस 75% का 1/3 यानी कि 25% वाटर स्कार्स एरियाज में है। क्लाइमेट चेंज, द डिमांड्स ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन एंड द नीड फॉर एग्रीकल्चर टू कीप पेस एंड इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विल एक्सेसरबेट वाटर स्ट्रेस। तो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एग्रीकल्चर को स्पीड अप करने के लिए और वाटर रिक्वायरमेंट है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं, एक्सेसरबेट। थोड़ी सी वोकैबुलरी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ऑल्दो पैसेज हिंदी में भी मिलता ही है हमें, तो अगर इंग्लिश में कोई चीज समझ नहीं आ रही तो हिंदी वाले को भी आप रेफर कर ही सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड नॉट दैट ऑफ द यूनियन। ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट होती है, स्टेट्स को वाटर का जो होता है इशू स्टेट के अंदर आता है, सेंटर के अंदर नहीं आता है। लेकिन एक्सेप्ट रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स, तो जो रिवर्स दो स्टेट्स जिस रिवर का पानी शेयर करती हैं उस केस में सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सेंटर उस केस में लॉ बनाएगा। की टू इंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इज अ बेसिन बेस्ड अप्रोच। तो कह रहे हैं एक बेसिन बेस्ड अप्रोच हम ले सकते हैं ताकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की जो डिमांड है उनको हम बैलेंस आउट कर पाए। ठीक है, टू एलोकेट वाटर अमंगस्ट कंस्टिट्यूएंट रीजन, तो वाटर एलोकेशन के लिए बोल रहे हैं बेसिन बेस्ड अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। नाउ इवन इफ अगर हमें बेसिन बेस्ड अप्रोच नहीं पता तब भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अगर आपको फैक्चुअली बहुत चीजें नहीं पता तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। एलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर टू देम रिक्वायर असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। आप कह रहे हैं एलोकेशन किस बेसिस पे करें, वो क्राइटेरिया जो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्ट वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है, दैट इज स्पेसिफिसिटीज ऑफ द रिवर बेसिन, देन साइज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन की, सपोज 2 शेयर्स के बीच में आपको एलोकेट करना है लेट सपोज, या फिर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में डिवाइड करना है, तो पॉपुलेशन कितनी है जो पानी पे डिपेंडेंट है उस रिवर के लेट सपोज। देन एग्जिस्टिंग वाटर यूज एंड डिमांड, एग्जिस्टिंग डिमांड कितनी है एक स्टेट की और दूसरी स्टेट की। देन एफिशिएंसी ऑफ यूज, कौन कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा है, बिकॉज जो ज्यादा एफिशिएंटली यूज करता है उसको इंसेंटिवाइज भी करते हैं ताकि एफिशिएंसी को प्रमोट किया जाए। देन प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज, फ्यूचर में कितना यूज आने वाले टाइम में होगा उस स्टेट के लोगों के द्वारा, लाइक दिस, व्हाइल इंश्योरिंग द एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ द रिवर एंड व्हाइल इंश्योरिंग कि एलोकेट करना है एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू इंश्योर दैट एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ द रिवर एंड एक्विफायर्स आर आल्सो
फुलफिल्ड। तो ये आपका पैसेज है। अब अगर हम आते हैं क्वेश्चन पे, सो क्वेश्चन इज, तो मोस्टली पैसेजेस जो थे उन 1 पैसेज 1 आरसी एंड 1 क्वेश्चन, ज्यादातर ऐसे ही हैं 2023 के पेपर में, 1-2 आरसीज को छोड़ के जिनमें 2 क्वेश्चन पूछ, एक आरसी था आई थिंक जिसमें 3 क्वेश्चन हैं या 2 क्वेश्चन है, उसके अलावा सारे 1-1 वाले ही हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम एक एक करके देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन। अब देखो 3 चीजें हैं, कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना होता है हमको, बिकॉज एवरी कीवर्ड हैज अ रेलेवेंस। रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन है जिसमें आपसे कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहे हैं। रैशनल भी होना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए और इमीडिएट भी होना चाहिए। रिक्वायर्ड टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे अगेन 2 कीवर्ड्स हैं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ ऑप्शन पे अगर हम आते हैं, ऑप्शन नंबर ए, अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड, ठीक है। दिस सीम्स टू बी अ करेक्ट आंसर कि एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए। इट शुड बी प्रैग्मेटिक ऑल्सो, प्रैक्टिकल ऑल्सो, लीगल ऑल्सो फॉर वाटर एलोकेशन। आगे चलते हैं, हमसे कोर्स ऑफ एक्शन या सोल्यूशन पूछा जा रहा है। ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफायर्स क्रिएटेड। नाउ वी डोंट नो वेदर दिस विल हेल्प और नॉट, ठीक है। ये हो सकता है दिस माइट हेल्प, लेकिन पैसेज में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि लिंकेज, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ठीक है। एक्विफायर्स की भी बस लास्ट में बात की गई है कि उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए, बट एज सच इन पे बहुत ज्यादा बात की नहीं गई है। सो दे आर मोर लाइक आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज। तो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि दिस वुड बी हेल्पफुल, दिस कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी हेल्पफुल, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देन वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस रीजन्स एंड वाटर डेफिसिट रीजन शुड बी क्रिएटेड। नाउ अगेन वी डोंट नो वेदर दिस इज द सोल्यूशन, बिकॉज मेजरली बात हो रही है वाटर एलोकेशन की और उसके क्राइटेरिया की, तो सोल्यूशन भी कुछ वाटर एलोकेशन को लेकर ही होना चाहिए। सो अगेन वी डोंट नो वेदर दिस विल वर्क और नॉट, एंड इट इज ऑल्सो अगेन आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज, तो सी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देन ऑप्शन डी, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस। नाउ अगेन दिस माइट सॉल्व द प्रॉब्लम, बट दिस माइट क्रिएट अनदर प्रॉब्लम कि आप उनकी वाटर डिमांड अगर रिड्यूस कर दोगे तो वो ऑपरेट कैसे करेंगे, आप उनको उनकी डिमांड कम कर दोगे, उनको उतना सप्लाई नहीं करोगे, सो दे माइट सफर, दे माइट नॉट बी एबल टू गिव गुड आउटपुट, जीडीपी एंड ऑल, ठीक है। तो ये भी अगेन पैसेज में मेंशन भी नहीं है, एंड दिस आल्सो इज नॉट अ फीजिबल सोल्यूशन। तो हम देखेंगे ऑप्शन ए ही एक ऐसा सोल्यूशन है, बिकॉज इमीडिएट की भी बात की गई है, तो इमीडिएटली हम एक पॉलिसी बना सकते हैं। इमीडिएट वर्क जो हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी है, ये फिजिबल भी है, मतलब कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगा पॉलिसी बनाने में, और पॉलिसी बन जाएगी फिर एलोकेशन भी ईजी हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज क्राइटेरिया डिसाइड हो जाएगा पॉलिसी में। आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज 2, सेकेंड पैसेज पे आ जाते हैं। पैसेज 2 सेज मोर देन हाफ, तो एक अप्रोच में आपको समझाना चाह रहा हूं कैसे आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज समटाइम्स क्या होगा आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद कई बार क्या होता है, यू वुड बी लेफ्ट विद 2 ऑप्शन, फिर उसमें से हमें कॉल लेनी पड़ती है कि कौन से ऑप्शन के साथ हम जाएं, एंड समटाइम्स यू कैन लीव द क्वेश्चन ऑल्सो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे क्वेश्चन करने ही है, ठीक है, बिकॉज हमें 33% मार्क्स स्कोर करना है, दैट्स इट। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मेन of working age suffer from anemia, कह रहे हैं कि more than half of the women and more than 20 quarter मतलब 25% of the men of working age की बात कर रहे हैं, women के लिए भी men के लिए भी, they are suffering from anemia, ठीक है। according to studies, so anemia एक blood deficiency प्रॉब्लम होती है, राइट। according to studies they are anywhere from 5 to 15% less प्रोडक्टिव देन दे कुड बी एज अ रिजल्ट। तो एनीमिया की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, कितनी, 5 to 15%, एक रेंज दे दी है। इंडिया ऑल्सो हैज द लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड, कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज टू द कंट्री। तो कह रहे हैं टीबी का भी प्रॉब्लम है इंडिया में, उसकी वजह से 170 मिलियन वर्क डेज हम लूज कर रहे हैं, दे आर बीइंग लॉस्ट ड्यू टू ट्यूबर, बिकॉज जो भी लोगों को टीबी है दे आर नॉट एबल टू वर्क फुल ऑफ देयर एफिशिएंसी, तो उस वजह से हम इतना लूज आउट कर रहे हैं, ये डेटा बता रहा है। बट व्हाट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज लॉस प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस पोटेंशियल इन द फ्यूचर। सो दे आर सेइंग आज टुडे, आज के टाइम पे तो हम प्रोडक्टिविटी लूज कर ही रहे हैं, बट उतना ही इंपॉर्टेंट एक और चीज है दैट फ्यूचर में भी हम जो प्रोडक्टिविटी है वो लूज करेंगे और फ्यूचर पोटेंशियल हम लूज करें, मतलब जो लोग एनीमिक हैं, जिनको टीबी है, सो फ्यूचर में भी वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। सो आर एसेट्स आर बीइंग वेस्टेड इन दैट सेंस, दे आर सेइंग। नाउ इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट ऑन मेनी measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse
than their adequately nourished peers. So those children who are malnourished, वो 2 or 3 times पुअर परफॉर्म करते हैं देन द चिल्ड्रन हु आर नरिश्ड प्रॉपरली, राइट. फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, फॉर एन इकोनॉमी, आप इंडिया की ही बात कर रहे हैं, दिस पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज. तो ये कह रहे हैं इंडिया विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स. विल की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है इंडिया के सामने, दैट दिस malnourishment, TB and anemia. Okay, now and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. ठीक है, अब हमें बताया नहीं गया कि डेमोग्राफिक आउटलुक है क्या, बट फ्रॉम आवर नॉलेज वी नो कि यूथ पॉपुलेशन काफी है हमारी कंट्री में. ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं जिसको. नाउ इफ यू कम टू द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज इंप्लाइड बाय द पैसेज. ठीक है, पैसेज क्या इंप्लाई कर रहा है, कौन सी स्टेटमेंट उसको बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रही है, ये आपका क्वेश्चन है. ऑप्शंस पढ़ते हैं. एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथेंड इन रूरल एरियाज. अब देखो, एजुकेशन सिस्टम की ऐसा बात नहीं की गई है यहाँ पे, मेजरली डिजीजेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो और रूरल एरियाज की भी ऐसा कोई बात नहीं की गई है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली. लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आर. ये भी आई डोंट थिंक इज द सोल्यूशन, बिकॉज अगेन स्किल डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं है. बात है यहाँ पर मालनरिशमेंट को कैसे डील करें, यू नो, एनीमिया है, ट्यूबरकुलोसिस है. फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड स्पेशल अटेंशन. यहाँ पे ओनली स्किल्ड वर्कर्स लिख दिया है, तो थोड़ा सा ये इसलिए डाउटफुल हो जाता है. ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं एक बार. फॉर रैपिड इकोनॉमिक, बिकॉज हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू माइट फील सर चारों ही गलत है, मतलब यू माइट से, बट हमें एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है. फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसाज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल. नाउ इसमें लिखा है, अब देखो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहाँ पे बात की गई है दैट इंडिया विल बी डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स. तो अब देखो, इंडिया विल बी डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, बट इसमें हम ये नहीं बोल सकते. देखो ऑप्शन सी को आप एलिमिनेट क्यों कर सकते हो, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड्स. नो, देखो स्किल्ड वर्कर्स पे आर इकोनॉमी वुड बी डिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी एक जनरल बात कर रहा है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जनरल. तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स पे ही फोकस करना होता है. सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड argument, I would say, not a very good statement. So for rapid economic development as envisaged by us, attention should be paid to. तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ के लिए हमें हेल्थ और न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा. पैसेज भी यही बात कर रहा है. सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप यू आर गेटिंग सम आइडिया. तो ये थे आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन. और एक मैं आपको अगर मोटे तौर में बताऊं तो 80 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, तो आप इनको 10 क्वेश्चंस के 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो. बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने क्या किया है, मतलब ये हो सकता है सेट ए में ऐसा हो, बट आई थिंक नहीं, इन जनरल भी ऐसा ही था. मैंने और भी सेट्स देखे थे. तो हर जैसे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में आपके शुरू के 3-4 क्वेश्चंस आरसी के हैं, फिर अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में भी आपके शुरू के 3-4 क्वेश्चंस आरसी के हैं. तो इस तरीके से डिवीजन है. ठीक है, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पैसेज नंबर 3, इट सेज, तो इन्होंने पैसेज की नंबरिंग भी ऐसे करी है 1 2 3 1 2 3 1 2 3. तो बार बार आप देखोगे 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रहा है. तो 1 2 3 फॉर द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, देन 1 2 3 फॉर द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस. इस तरीके से नंबरिंग है. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ पैसेज नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3, पैसेज इज, इन इंडिया अ मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड एंड पोजेस लो अडेप्टिव कैपेबिलिटीज टू क्लाइमेट चेंज, परहैप्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट एंड अदर कंस्ट्रेंट्स. कह रहे हैं इंडिया में मेजॉरिटी जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल हैं, स्मॉल हैं, लैंड होल्डिंग उनकी कम है, दे आर लेस एजुकेटेड, उनके पास वो अडेप्ट भी नहीं कर पाते टू क्लाइमेट चेंज, वो उनके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है. देन मेजॉरिटी फार्मर्स की बात कर रहे हैं, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी. और इसका रीजन बिकॉज उनको क्रेडिट नहीं मिल पाता होगा, दैट इज दे हैव मेंशन्ड, एंड अदर कंस्ट्रेंट्स. नाउ सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनॉमस अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज. तो कह रहे हैं बिकॉज इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इंडियन एग्रीकल्चर और फार्मर्स की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने आप अडेप्ट कर ले. ऑटोनॉमस मींस इंडिपेंडेंटली अडेप्टिंग टू द क्लाइमेट चेंज. इट समवेयर इंडिकेट्स कि उनको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का या किसी और एजेंसीज अथॉरिटीज का, वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएंगे अडेप्टेशन, राइट. इवन इफ इट वॉज पॉसिबल, कह रहे हैं अगर ये हो भी पाता, इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लॉसेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. कह रहे हैं अगर फार्मर्स अडाप्ट कर भी लेते, तब भी ये सफिशिएंट नहीं होता क्लाइमेट चेंज के लॉसेस को
मिटिगेट करने के लिए या उनको नलिफाई करने के लिए। नाउ टू डील विद दिस अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट। अडेप्टेशन तो चाहिए अलोंगसाइड अ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स। अडेप्ट भी करना है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम होती है, लॉस होता है, उसको मिटिगेट करना है, रिड्यूस भी करना है, मिटिगेशन रिस्पॉन्स, ठीक है, डैमेज कंट्रोल भी कह सकते हैं इसको। अनदर सॉल्यूशन इज टू हैव अ प्लान्ड और पॉलिसी ड्रिवन अडेप्टेशन। ये कह रहे हैं कि अडेप्टेशन भी जो होगा एक सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें लिखा है कि ऑटोनोमस अडेप्टेशन पॉसिबल नहीं है इंडियन सिनेरियो में, सो इट इज बेटर टू हैव अ प्लान्ड और पॉलिसी ड्रिवन अडेप्टेशन व्हिच वुड रिक्वायर द गवर्नमेंट टू कम अप विद पॉलिसी रिकमेंडेशन। तो गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसी रिकमेंडेशंस फॉर अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। देन देखो, अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज का मतलब यही होता है कि अपनी क्रॉप्स उस तरीके से लगाओ क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, आप सीड्स वैसे यूज करो और जो भी चीजें होती हैं फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, ठीक है ना। परसेप्शन इज अ नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर अडेप्टेशन। कह रहे हैं अडेप्ट करने के लिए परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? वेदर फार्मर्स आर अडेप्टिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू क्लाइमेट चेंज डिपेंड्स ऑन वेदर दे परसीव इट और नॉट। तो ये डिपेंड करता है कि क्या फार्मर्स ये चीज परसीव भी कर पा रहे हैं, क्या वो चीज फील कर पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर उनको दिखेगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देन ओनली दे वुड बी मोर इंक्लाइंड टू अडेप्ट, ठीक है। हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर अडेप्टेशन कह रहे हैं, बट ये हमेशा इनफ नहीं है, सिर्फ परसेप्शन ही सफिशिएंट नहीं है अडेप्टेशन के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट हाउ अ फार्मर परसीव्स द रिस्क एसोसिएटेड। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अगर वो रिस्क को भी परसीव कर पा रहे हैं कि इससे रिस्क क्या होगा क्रॉप को, ठीक है, फार्मर्स को खुद को क्या रिस्क है, तो ही वो ज्यादा अडेप्ट करेंगे। अगर उनको दिखेगा कि क्लाइमेट चेंज से हमें रिस्क है, हमें लॉस हो सकता है, देन दे वुड बी मोर इंक्लाइंड टू अडेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statements best reflects the most logical and rational message conveyed by the author। तो अब यहां पे कीवर्ड्स क्या है? लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज जो ऑथर कन्वे करना चाह रहा है। ऑप्शन देखते हैं। अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, दैट इज नॉट द सेंट्रल मैसेज। और पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न। नाउ लैंड यूज पैटर्न स्पेसिफिकली इसको बहुत एम्फसाइज करके कोई बात की नहीं गई है, और क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसा कोई कॉजल रिलेशन भी हम नहीं बोल सकते। देन रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडेप्टेशन डिसीजन। दिस सीम्स टू बी करेक्ट बिकॉज परसेप्शन की काफी बात की गई है। आगे देखते हैं, सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स। नाउ ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है, सो वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन डी। देन अडेप्टेशन, ऑप्शन ए को भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बेसिकली ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। ये जरूर मेंशन है कि पॉलिसी ड्रिवन अडेप्टेशन हो सकती है, बट आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये सेंट्रल मैसेज नहीं है, ये मतलब बहुत लॉजिकल, ये मेन मैसेज नहीं है पैसेज का। मेन मैसेज है रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडेप्टिव डिसीजन। ये सेंट्रल थीम आप बोल सकते हो, या मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज जो कन्वे करना चाह रहा है ऑथर, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से वी हैव टू गो बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 11। अभी क्वेश्चन 11 है, बट इसको पैसेज 1 ही बोल रहे हैं वो। नाउ द इमिशंस ह्यूमंस पुट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडल ऑफ द कंट्री एंड ऑनवर्ड्स। Technological change, meanwhile, could make a future transition away from fossil fuels cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emissions। तो इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, emissions humans put into the atmosphere will affect the climate change in the middle of the century। कह रहे हैं जो आज हम emissions कर रहे हैं वो मिडल ऑफ द सेंचुरी में हमें अफेक्ट करेगा एंड ऑनवर्ड्स। अब ये नहीं मेंशन है कि हम सेंचुरी के किस टाइम फ्रेम पर हैं, बट हम अज्यूम कर सकते हैं कि मिडल में अफेक्ट करेगा, तो हम मिडल से पहले कोई टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम आज की भी बात करें 2024, तो मे बी इट्स लाइक कि आपको ये 2050 मिडल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स इसका हमें इफेक्ट दिखने लगेगा, जो भी हम एमिशंस कर रहे हैं, हार्मफुल एमिशंस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स चीप और इट माइट नॉट। अब कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल चेंज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स की जगह और जो भी फ्यूल्स लेकर आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आ रहे हैं, सो इट माइट बी
इट माइट बी चीपर और इट माइट नॉट, वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है, वो ट्रांजिशन हो सकता है बहुत एक्सपेंसिव हो, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है कि बहुत महंगी रहे, ठीक है। लिविंग द वर्ल्ड विद अ टेरिबल चॉइस बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट, तो ऐसा हो सकता है कि जो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो बहुत महंगी हो, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग, और अगर हम ट्रांजिशन नहीं करते हैं फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ट्रांजिशन नहीं, देखो इट्स अ डबल वैमी, दोनों तरफ ही प्रॉब्लम है। ट्रांजिशन करो तो हो सकता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव हो, मतलब दे आर गिविंग यू सिनेरियो, और ट्रांजिशन ना करो तो फिर आपको ग्लोबल वार्मिंग सफर करनी ही पड़ेगी। बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेनिटीज अनसर्टेन आउटकम्स फेल, कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक अलग एंगल इन्होंने एंटर किया है कि बिजनेस, जो भी बिजनेस हेज नहीं करते, हेज मतलब अपने आप को सेफ नहीं करते, प्रोटेक्ट नहीं करते अगेंस्ट द थ्रेट, ठीक है, वो फेल हो जाते हैं। अनसर्टेन आउटकम्स, ठीक है। द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये एमिशंस जो हो रहे हैं तो वर्ल्ड इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं टू द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। क्रूशियल मैसेज रीड करते हैं। ऑप्शन ए, बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन इन दी फ्यूचर। देखो स्पेसिफिकली बिजनेसेस की, ऐसा बिजनेसेस के बारे में ये जरूर बोला गया है कि जो हेज नहीं करते वो फेल हो जाते हैं, जो रिस्क को पहले ही फोरकास्ट नहीं करते, उससे अपने आप को सेफगार्ड नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं। बट एज सच उनके क्लोज डाउन होने की बात या ऐसी बात नहीं की गई है। आगे देखते हैं, तो ऑप्शन ए आंसर मुझे अभी नहीं लग रहा है। द ओनली सोल्यूशन, अब यहाँ पे ओनली वर्ड है, तो ओनली वर्ड जो होते हैं, ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज दे आर एक्सट्रीम, थोड़े से एक्सट्रीम हो जाते हैं। एक्सट्रीम जो भी स्टेटमेंट्स होती है जनरली वो आंसर नहीं होती हैं, बट पढ़ते हैं। ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ओनली वर्ड से ये थोड़ा सा I would again eliminated. Waiting to deal with carbon emissions until technology improves is not a wise strategy. ये आंसर सही थोड़ा लग रहा है, बिकॉज लिखा भी हुआ है कि वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस, और जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक क्या हम एमिशंस करते रहेंगे? मतलब टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हमें सिर्फ नहीं होना चाहिए ना, वी शुड ऑल्सो ट्राई टू रिड्यूस द एमिशंस और डील विद द एमिशंस। आगे बढ़ते हैं। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिकली कोई रिन्यूएबल सोर्स की बात नहीं की गई है, और अगर टेक्नोलॉजी अनसर्टेन है तो आप उनको मतलब बेसिकली ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज मुझे लग रहा है, ठीक है। सो आई वुड से द बेस्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो हमें बेस्ट आंसर पे आना चाहिए, बिकॉज एमिशंस की बात की गई है, टेक्नोलॉजी की बात की गई है, और अनसर्टेन है कि टेक्नोलॉजी से इंप्रूवमेंट होगी नहीं होगी, दैट इज अनसर्टेन। सो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए टू डील विद द कार्बन एमिशंस, ठीक है। आगे चलेंगे, तो वेट नहीं कर सकते हम, दैट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 12, पैसेज 2, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश किया है बेसिकली कि कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से हेल्थ प्रॉब्लम होती है, इन्होंने पहले इस्टेब्लिश कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम, कह रहे हैं अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लें, सब्सटेंशियल मतलब मेजर, तो हम इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। बट द आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। विद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग अ नेग्लिजिबल इफेक्ट, कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल में आप कैसे चेंज ला सकते हो? आप अगर अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर रहे हो तो आप अपने हेल्थ में चेंज ला सकते हो, बट इसमें यही लिखा है इंडिविजुअल एफर्ट्स could be perceived as having a negligible effect, बिकॉज हम सोचते हैं फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि ठीक है वी विल नॉट टेक कार, विल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन फिर हमारे दिमाग में थॉट हमेशा आता है कि हमारे एक सिंगल एफर्ट से क्या होगा, इट विल हैव ओनली अ नेग्लिजिबल इफेक्ट, तो इसलिए हम लोग फिर कुछ करते नहीं है ना, एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया। विद हेल्थ ऑन द अदर हैंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, लिटरली। तो इंडिविजुअल एफर्ट्स का इफेक्ट हेल्थ पे दिखता है लेकिन इन्वायरमेंट पे नहीं दिखता, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। एंड येट barring a few there seems to be the same collective lethargy towards making their choices, तो कह रहे हैं इसके बावजूद भी एंड येट कुछ ही लोग हैं जो एक्टिवली अपने हेल्थ के लिए या एनवायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, जनरली लेथार्जी है, लोग नहीं कर रहे हैं कुछ चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल। नाउ
क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इंप्लाइज द मोस्ट रैशनल अजम्पशन दैट कैन बी मेड। अजम्पशन की बात करें, देखो अजम्पशन का मतलब आपको मुझे समझना चाहिए कि अजम्पशन इज समथिंग जिसके बेसिस पे कोई स्टेटमेंट बोली जाती है या लिखी जाती है। तो अजम्पशन स्टेटमेंट से पहले आता है। अजम्पशन इज समथिंग हिडन, इट इज इम्प्लिसिट। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे अभी हिंदी में कन्वर्सेशन कर रहा हूं इन दिस वीडियो, तो मेरी अजम्पशन है आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइज अंडरस्टैंड हिंदी, या फिर अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूं तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो ये अजम्पशन होती है, बेसिकली ये मतलब होता है अजम्पशन का। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन हम यहाँ पे नॉर्मल कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको समझ में आएगा, मतलब अजम्पशन का बेसिक मीनिंग यही होता है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम नॉर्मल कॉमन सेंस से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे रैशनल अजम्पशन पूछी गई है। नंबर 1, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। कि हम, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल क्या हो गया, लाइफस्टाइल चेंज मतलब प्रिवेंशन। लेकिन उसके बाद अगर हम अपनी हेल्थ, कोई हमें डिजीज हो जाती है, कोई बॉडी में इश्यू होता है, फिर हम ट्रीटमेंट कराते हैं, दैट इज क्योर। सो वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। दिस सीम्स टू बी करेक्ट। ये करेक्ट मुझे लग रहा है, बिकॉज अजम्पशन ऐसा नहीं होता कि वो एक्सप्लिसिटली पैसेज में मेंशन होती है, वो हिडन होती है, हमें समझना होता है फ्रॉम द पैसेज। तो ऑप्शन ए आंसर लग रहा है। आगे देखते हैं ऑप्शन बी, इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट की ऐसा यहाँ पे कोई बात की नहीं गई है, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड। नाउ ये आपको एक आंसर यहाँ पे लग सकता है, बिकॉज ऊपर लिखा गया था कि इंडिविजुअल चॉइसेस से हम हेल्थ को अपनी चेंज कर सकते हैं, बट इन्वायरमेंट पे उतना इंपैक्ट नहीं दिखता फ्रॉम एन इंडिविजुअल एफर्ट। देन ऑप्शन डी, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वेज। नाउ अगेन ये सब कुछ ऐसा है जो मेंशन नहीं है पैसेज में। ठीक है, अब डाउट है ऑप्शन ए और सी में, ऐसा काफी लोगों को होगा। तो यहां पे सही आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। आंसर की में भी आपका ऑप्शन ए गिवन है। देखो इसका रीजन ये है, बिकॉज हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल, ये पैसेज में गिवन है। तो दिस इज मोर लाइक एन इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज। इन्फरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम अजम्पशन। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इन्फरेंस और अजम्पशन में डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन ए इज मोर लाइक एन अजम्पशन एंड ऑप्शन सी इज मोर लाइक एन इन्फरेंस, क्योंकि ये पैसेज, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ऑप्शन सी पैसेज में ऑलरेडी मेंशन ही है कि हेल्थ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय इंडिविजुअल चेंजेस इन लाइफस्टाइल, लेकिन एनवायरनमेंट पे इतना इफेक्ट नहीं दिखता। तो अजम्पशन क्या है, देखो अजम्पशन आप इसको ऐसे समझो, अजम्पशन रही होगी एक, जो भी ऑथर है, ऑथर के दिमाग में ये एक बिलीफ होगा, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, कि हम लोग जनरली प्रिवेंशन में कम स्पेंड करते हैं और क्योर पे ज्यादा स्पेंड करते हैं, ये बिलीफ होगा। उस बिलीफ के बेसिस पे फिर ऑथर ने बताया कि हम लोग लेथार्जी हैं, हम लोग एफर्ट्स नहीं डालते, चॉइसेस हम उतना चेंज नहीं लेकर आते अपने लाइफस्टाइल में, बिकॉज हम मे बी लेजी हैं, लेथार्जिक हैं। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल कनेक्शन यहां से बन रहा है कि ये अजम्पशन है कि हम प्रिवेंशन पे कम स्पेंड करते हैं, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर ऑन क्योर, इसीलिए हम कोई चेंज नहीं लेकर आते अपने लाइफस्टाइल में। तो ये एक लॉजिकल कनेक्शन बन रहा है, इसलिए ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। देखो इन्फरेंस, देखो ऑर्डर क्या होता है, अजम्पशन के बेसिस पे, ऐसे आप समझो, अजम्पशन के बेसिस पे वी मेक अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से कोई इन्फरेंस हम डिड्यूस करते हैं, वी डिड्यूस समथिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट और द पैसेज। तो अजम्पशन के बेसिस पे स्टेटमेंट या पैसेज आएगा, पहले अजम्पशन आएगी, अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, सबसे पहले अजम्पशन, फिर पैसेज और फिर इन्फरेंस या कंक्लूजन, व्हाटएवर। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। पैसेज नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। Many people are not eating the right food. For some it is simply, तो कह रहे काफी लोग सही खाना नहीं खा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। For some it is simply a decision to stick with food they enjoy but which is not too healthy. तो काफी लोगों के लिए फूड का मतलब है कि भाई जो पसंद है, whatever is tasty, whatever they like in taste, वो वही खाते हैं irrespective of whether it is healthy or not. This is leading to an increase in non-communicable disease. ठीक है,
दिस इन टर्न लीड्स टू मेजर बर्डन ऑन आवर हेल्थ केयर सिस्टम, बिकॉज अब लोग अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाएंगे तो दे वुड गेट सिक, और उससे फिर हेल्थ केयर सिस्टम पे, हॉस्पिटल्स पे बर्डन और प्रेशर बढ़ जाएगा। दैट हैव द पोटेंशियल टू डीरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब देखो क्या हुआ, हेल्थ केयर सिस्टम में प्रेशर पड़ेगा तो ज्यादा लोग, पीपल, वी विल लूज वर्किंग डेज, वी विल लूज एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, तो काम इफेक्ट होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इफेक्ट होगी, विच इज असेंशियल फॉर द पुअर टू इंप्रूव देयर लाइफ। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा बोल रहे हैं उससे, क्योंकि अगर इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करती है कंट्री तो पुअर पीपल होते हैं, उनकी लाइफ भी इंप्रूव होती है। फॉर अदर्स, ना ये आपको सब कुछ अज्यूम करना पड़ेगा कि जो भी कह रहे हैं सच है, ठीक है। फॉर अदर्स इट इज अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू, तो कुछ लोगों के लिए फूड का मतलब होता है जो फूड टेस्टी है वो खाओ। फॉर अदर्स इट इज अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड और लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी। तो कुछ लोग तो हेल्दी खाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, बिकॉज कई बार जनरली वो महंगा भी होता है। लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट्स, तो वो सेम डाइट, सेम फूड ही खाते हैं जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट्स दैट डू नॉट प्रोवाइड द डेली न्यूट्रिएंट्स फॉर देम टू डेवलप फुली, ठीक है। पार्ट ऑफ द रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट, okay, worldwide is that our food systems are not properly responding to nutritional needs। तो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज हमारा फूड सिस्टम जो है वो सिंक नहीं है न्यूट्रिशनल नीड से, ठीक है। अब फूड सिस्टम में बहुत चीजें आ सकती हैं, द क्रॉप्स एंड द पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, व्हाटएवर, ठीक है। समवेयर अलोंग दैट लॉन्ग रोड फ्रॉम फार्म टू फोक, तो फार्म मींस जहां पे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, टू फोक मतलब जब हम उसको फाइनली फूड को कंज्यूम कर रहे हैं आफ्टर ऑल द प्रोसेसिंग। तो कह रहे हैं समवेयर अलोंग दैट लॉन्ग रोड देयर आर सीरियस डिटोर्स टेकिंग प्लेस। डिटोर मतलब टेकिंग अ डिफरेंट रूट। तो बेसिकली कह रहे हैं कि इस बीच में भी काफी हम न्यूट्रिशन लूज कर रहे हैं, या फिर जो भी है उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी है, मतलब वो मेंशन नहीं है, वी कैन ओनली मेक असम्पशंस। नाउ क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज, और यू कैन से द summary of the passage, best summary of the passage। रीड करते हैं ऑप्शंस। The scheme of universal basic income should be implemented worldwide as a way of poverty। देखो फूड न्यूट्रिशन की बात हो रही है पहली बात, और UBI अगेन आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज, तो आउटराइटली इसको एलिमिनेट कर सकते हो आप। देन वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। नाउ दिस कुड बी क्रक्स ऑफ द पैसेज, बिकॉज फूड न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, फूड सिस्टम्स को भी चेंज करने की बात हो रही है, मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्ली, तो फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एक सेंट्रल थीम हो सकता है पॉलिसी डिबेट का। आगे देखते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इंप्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएटली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखो न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करना है, बट अगेन वी डोंट नो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इज द सोल्यूशन, so this is something outside the scope of the passage। then using modern food processing technology we must fortify foods। now fortification of food items, we know it's a thing to do, but again we don't know, again it's outside the scope of the passage। हमें नहीं पता कि ये हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, एंड मोर देन दैट हमें सेंट्रल आइडिया या फिर क्रक्स बताना है पैसेज का। These can be some suggestive course of action, but they are not the crux of the passage। crux would be option B, we must place food based nutrition at the center of our policy debate, ठीक है। that is the most suitable answer। तो हमें most suitable answer चूज करना होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, next is question number 21। now passage number 1, to tackle the problem of pollution in cities, policymakers think that drastic actions like temporary use of odd even number scheme for vehicles, closing schools, factories, construction activities and banning the use of certain type of vehicles are a way forward। कह रहे हैं पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को डील करने के लिए सिटीज की बात कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर सोचते हैं, ड्रास्टिक एक्शंस लेते हैं। जैसे कि ये अगर दिल्ली में भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे एक्शंस लिए गए थे कि ऑड इवन स्कीम चला दी कि एक दिन ऑड नंबर व्हीकल चलेगा, एक दिन इवन नंबर व्हीकल चलेगा, स्कूल्स को बंद कर दो कि पोल्यूशन हो रहा है, तो फैक्ट्रीज बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दो, ठीक है। बैनिंग द यूज ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हीकल्स में भी डीजल व्हीकल्स। सो पैसेज में ऑथर कह रहे हैं कि दीज आर ड्रास्टिक स्टेप्स, ठीक है। नाउ इवन देन द एयर इज नॉट क्लीन, और इसके बावजूद भी एयर क्लीन नहीं होती। व्हीकल्स मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड कंप्राइज 1% ऑफ द टोटल। अब देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है 15 ईयर्स ओल्ड बैन कर रहे हैं, बट हम यहाँ से सॉर्ट ऑफ हम इन्फर कर सकते हैं कि 15 ईयर्स ओल्ड व्हीकल पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, और ये बोल रहे हैं कि वो सिर्फ 1% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन में, ठीक है। एंड टेकिंग देम ऑफ द रोड विल नॉट मेक एनी मेजर डिफरेंस, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। एनी डिफरेंस, बैनिंग सर्टेन फ्यूल्स एंड कार टाइप्स आर्बिट्रेरीली इज नॉट प्रॉपर। तो कुछ
कार्स को बैन करना या कुछ फ्यूल्स में आपका सीएनजी, पेट्रोल, डीजल ये सब आ गया, तो कुछ आर्बिट्ररी कोई डिसीजन लेना वो सही नहीं है। डीजल इंजन प्रोड्यूस मोर PM 2.5 एंड लेस CO2 देन पेट्रोल। तो कह रहे हैं कि डीजल इंजन जो होते हैं वो PM 2.5 ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं लेकिन CO2 कम प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल और सीएनजी, बिकॉज डीजल सबसे पहले बैन कर देते हैं, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि डीजल CO2 कम एमिट करते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड बोथ डीजल एंड सीएनजी इंजन प्रोड्यूस मोर NOx देन पेट्रोल। तो कह रहे हैं सीएनजी भी एक तरीके से पोल्यूट तो कर रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। नो वन हैज मेजर्ड द अमाउंट ऑफ NOx जो भी होता है गैस होती है दैट CNG इंजन्स आर एमिटिंग। आर्बिट्ररी बैन्स ऑन व्हीकल्स दैट हैव पास्ड मैंडेटेड फिटनेस टेस्ट एंड पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट आर अनफेयर। तो कह रहे हैं मैंडेटरीली आप व्हीकल्स को बैन कर देते हो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो फिटनेस मतलब पोल्यूशन सर्टिफिकेट वो पास कर चुके हैं, तो दैट इज नॉट फेयर, दैट इज अनफेयर। व्हाट इज नीडेड इज द साइंटिफिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन about the source of pollutants on a continuing basis and the technologies that will work to reduce pollution from। तो कह रहे हैं रिक्वायर्ड क्या है कि एक साइंटिफिक और रिलायबल हम स्टडी करें, इंफॉर्मेशन निकालें कि पोल्यूटेंट्स का सोर्स क्या है, और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो वर्क ऑन फाइंडिंग डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन। तो ये आपका पैसेज है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं आपके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके कीवर्ड्स जो हैं दे आर लॉजिकल एंड रैशनल इम्प्लीकेशन। अभी इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये पैसेज इंप्लाई क्या कर रहा है। नाउ पढ़ते हैं। आर्बिट्ररी कर्ब्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। देखो इम्प्लीमेंटेशन की तो बात ही नहीं करी, तो ये एलिमिनेट कर दो। नी जर्क रिएक्शंस कैन नॉट सॉल्व, नी जर्क मतलब आर्बिट्ररी, नी जर्क रिएक्शंस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच। तो यहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस की बात कर रहे हैं ऊपर, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो ये एक आंसर मुझे अभी लग रहा है। आगे देखते हैं। A heavy penalty should be enforced on those driving without periodic pollution test. Again, that is not something implied by the passage. ये कर सकते हैं बट ये पैसेज में implied नहीं है। In the absence of laws to deal with the problem of pollution, the administration tends to make arbitrary decision. Now again, लॉ की यहाँ पे अगेन कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पे बात मेजर जो बात की गई है वो है कि साइंटिफिक स्टडी करके पता लगाया जाए कि पोल्यूटेंट्स एक्चुअली में व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स। सो ऑप्शन बी सीम्स टू बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन 22 पे। सो इन दिस वीडियो विल डू हाफ ऑफ द पेपर, half of the questions, in total 27 questions from RC, तो 13-14 questions, 12-13 questions हम आज कर लेते हैं, rest of the question in a separate video, ठीक है, of 23 paper। Passage 2, good corporate governance structures encourage companies to provide accountability and control। कह रहे हैं कि corporate governance क्या होता है, बेसिकली मैनेजिंग द कंपनी वेल, है ना। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इट इनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी रेलेवेंस की बात कर रहे हैं कि वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अ फंडामेंटल रीजन वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा। और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इकोनॉमिकली क्यों इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकली क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है वर्ल्ड वाइड, इसका रीजन है रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। बिकॉज अब जो कैपिटल कंपनीज रेज करती हैं इट इज नॉट ओनली फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट्स, फ्रॉम वर्ल्ड वाइड दे आर रेजिंग कैपिटल फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स एज वेल। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय फर्म्स। तो कहते हैं अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिल जाती है, इट बिकम्स इजी, लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, हायर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं। इन्वेस्टर्स लुक टू प्लेस देयर फंड्स वेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर of timely and accurate financial reporting and of equal treatment to all the stakeholders are met। तो बेसिकली बता रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ही somehow ये डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उसी को डिफाइन कर रहे हैं और उसके ही बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। सो इन अ वे इट इज टेलिंग कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे कंपनीज के लिए भी अच्छा है, बिकॉज दे विल अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल और एक्सेस टू कैपिटल। नाउ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द लॉजिकल इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज। अब ये बात कर रहे हैं, लॉजिकल कीवर्ड है यहाँ पे और इन्फरेंस। इन्फरेंस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, विच समथिंग विच वी कंक्लूड फ्रॉम द पैसेज, इन्फर फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, डिड्यूस फ्रॉम द पैसेज। अब पढ़ते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो
कह रहे हैं कि इट इज एन इंपॉर्टेंट, इट का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मतलब कह रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है कंट्रीज का अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि उनको फाइनेंस इजीली मिल पाए, इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ये बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स। नाउ दिस सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें इन्फ्रेंस बोलना है। देखो इन्फ्रेंस इज समथिंग विच इज नॉट, इन्फ्रेंस इज समथिंग विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। इन्फ्रेंस वो होता है जो डायरेक्टली मेंशन नहीं होता पैसेज में, बट हमें डिड्यूस करना होता है, हमें उसको इन्फर करना होता है बेस्ड ऑन द डेटा गिवन। तो ये इंपॉर्टेंट एजेंडा है, ये तो पैसेज में मेंशन ही है। सो एंड दिस इज नॉट एन इन्फ्रेंस, दिस इज यू कैन से सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, दिस इज मेंशन इन द पैसेज, बट ये इन्फ्रेंस नहीं है। लेकिन सेकंड जो है क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी, तो ये हम इन्फर कर सकते हैं, बिकॉज ऊपर मेंशन किया गया है कि इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कितनी अच्छे से मैनेज्ड है कंपनी, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल, ये सारे कीवर्ड्स क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आगे हम अगर और ऑप्शंस देखें, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट द फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से दे आर रेजिंग कैपिटल, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते, वी आर नॉट वेरी श्योर कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स की वजह से गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनीज कर रही हैं, ऐसा होगा। बट अगेन this is again something mentioned in the passage about capital markets. This is not the correct inference because there is a element of doubt, because हमें नहीं पता which is the cause, which is the effect, and apart from that ये mention भी है passage में, हमें बात करनी है यहाँ पे inference की, which is option B. Then D option क्या है, good corporate governance paves the way for robust supply chain. Now supply chain is something out of the scope of the passage, तो इसको हम eliminate कर सकते हैं. So according to me the most correct answer would be option B, because majorly credibility की बात कर रहे हैं in the entire passage. That is the inference we can draw. ठीक है, आगे चलेंगे to the next passage, passage 3, question number 23. ठीक है, elephants are landscape architects creating clearings in the forest, preventing overgrowth of certain plant species and allowing space for regeneration of others. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, एलिफेंट्स की बात कर रहे हैं, दे आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन होता है, हु डिजाइंस समथिंग, सो दे आर डिजाइनिंग द लैंडस्केप, दे आर सेइंग कैसे, दे आर क्रिएटिंग क्लियरिंग्स इन द फॉरेस्ट। तो क्लियरिंग आई थिंक इस सेंस में होगा कि एलिफेंट्स जब वॉक कर रहे हैं तो वो जहाँ पे वॉक कर रहे हैं तो वहाँ पे सॉर्ट ऑफ पाथ बन जाता है ना। तो क्लियरिंग्स इन द फॉरेस्ट, प्रिवेंटिंग ओवरग्रोथ, कुछ जो बिकॉज एलिफेंट्स आर हर्बीवोरस, तो वो प्लांट्स खा रहे हैं तो उनकी ग्रोथ को, ओवर ग्रोथ को रोक देते हैं, दे विल बी ईटिंग सर्टेन प्लांट्स। ठीक है, एंड अलाउइंग स्पेस फॉर द रीजनरेशन ऑफ अदर्स, और बाकी को रीजनरेट में हेल्प हो रही है, बिकॉज कुछ प्लांट्स जो ओवर ग्रो करते हैं वो दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, विच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अदर हर्बीवोरस एनिमल्स, और उससे क्या होता है, बाकी हर्बीवोरस एनिमल्स भी सस्टेन कर पाते हैं, बिकॉज जब सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे तो हर्बीवोरस एनिमल्स के लिए फूड इंश्योर हो जाएगा। देन एलिफेंट्स ईट प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, propagating the seeds when they defecate in other places as they travel. तो कह रहे हैं एलिफेंट्स प्लांट्स, they eat plants, elephants eat fruits, they eat seeds. और होता क्या है, जब वो like they are eating and when they defecate in their excreta, जो सीड्स गिरते हैं in their excreta, it will become plant. ठीक है, वो फर्दर प्रोपोगेट होगा, प्लांट बन जाएगा। ठीक है, देन एलिफेंट डंग प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, और दूसरा बेनिफिट क्या है, एलिफेंट डंग इट प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, and like plants के लिए maybe it is acting as a manure or something, and for animals might also feed on that, and acts as a breeding ground for insects. तो insects भी sort of important होते हैं किसी इकोसिस्टम में, right? In times of drought they access water. दे का मतलब यहाँ पे कौन है, elephants access water by digging holes which benefits other wildlife. तो वो holes dig करते हैं, उससे water becomes accessible to elephants as well as to other wildlife. तो ये कुछ sort of benefits बताए हैं elephants के. Now क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट, अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस, फिर से इन्फरेंस की बात कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, इन्फरेंस इज समथिंग जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होती बट विच वी कैन डिड्यूस फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, नाउ द होम रेंज ऑफ एलिफेंट नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। ओके, आगे देखते हैं। एलिफेंट्स आर द कीस्टोन स्पीशीज एंड दे बेनिफिट द डाइवर्सिटी। देखो ये मुझे फर्स्ट से बेटर लग रहा है ऑप्शन बी, क्यों, क्योंकि कीस्टोन स्पीशीज एलिफेंट आर
टर्म्ड एज आर्किटेक्ट्स ऑफ द लैंडस्केप, ऊपर लिखा गया है। और कीस्टोन स्पीशीज है, उनकी इंपॉर्टेंस बताई गई है एलिफेंट्स की। और इसके अलावा दे आर बेनिफिटिंग द बायोडाइवर्सिटी, दे आर बेनिफिटिंग द अदर एनिमल्स, अदर प्लांट्स, तो उनकी इंपॉर्टेंस बताई गई है, हाउ दे आर ऑफ हेल्प टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। दिस सीम्स टू बी अ करेक्ट आंसर। आगे और ऑप्शंस देखते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा कि उनके प्रेजेंस के बिना कर ही नहीं सकते। दिस इज नॉट समथिंग थोड़ा नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव जो स्टेटमेंट्स होती है जनरली वो आंसर नहीं होती है। आगे देखते हैं। एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। नाउ ये थोड़ा सा अगेन एक्सट्रीम है। एलिफेंट्स रीजनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं लिखा एज पर देयर रिक्वायरमेंट, मतलब ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। और रीजनरेशन की बात तो पैसेज में एक्सप्लिसिटली मेंशन है। इन्फ्रेंस वो होता है जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे एज पर देयर रिक्वायरमेंट ये कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर। आगे चलेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 पैसेज सेज इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर। जो वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में सेग्रीगेट करते हैं वो कह रहे हैं वो इंडिया में नहीं होता है, इट्स रेयर। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर, एक फॉर्मल सेक्टर हो गया आपका, एक इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। देन मतलब फॉर्मली गवर्नमेंट के थ्रू आई थिंक ये बोलना चाह रहे हैं कि रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। मोर देन 3/4 ऑफ द म्यूनिसिपल बजट गोज इनटू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो कलेक्शन करने में और ट्रांसपोर्टेशन में 3/4 बजट खत्म हो जाता है। विच लीव्स वेरी लिटिल फॉर प्रोसेसिंग, रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल। तो वेस्ट को डिस्पोज करने में भी पैसा चाहिए, उसको प्रोसेस करने में, रिसाइकल करने में, ठीक है। रिकवरी मतलब उस वेस्ट से अगर आप कुछ रिकवर कर पा रहे हो तो उसके लिए बहुत कम फंड्स बचते हैं। वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इनटू ऑल दिस, तो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करें, ये इस चीज की बात कर रहे हैं। आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन, तो वेस्ट को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए हम जब सेग्रीगेट कर रहे हैं उसी के बाद बेसिकली कह रहे हैं इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन बिटवीन वेट वेस्ट एंड द रेस्ट, ठीक है। कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड बिफोर गेटिंग इनटू द लैंडफिल, तो कह रहे हैं वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें लैंडफिल में वेस्ट को डालने से पहले, लैंडफिल में वेस्ट को डालने से पहले उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू सेग्रीगेट द वेस्ट देन यू नो किसको रिसाइकिल करना है, किसको डंप करना है। विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द वेस्ट, तो कह रहे हैं अगर आपका वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है तो उसमें अलग टेक्नोलॉजी यूज होगी, अगर आपका नॉन डिकम्पोजेबल है तो यू माइट नीड सम डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, और कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि उस वेस्ट में कितनी कैलोरीज हैं, उस हिसाब से उतनी ही एनर्जी वो जनरेट करेगा। द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल वेस्ट इज अ लिटिल ओवर 50%, तो लिटिल ओवर मतलब इसका मतलब है कि दोनों का प्रोपोर्शन सेम ही है लगभग, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का। एंड बायोमिथेनेशन ऑफर्स अ मेजर सोल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग दिस, तो ये कुछ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो हम जिससे हम वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, बट इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। बेस्ड ऑन दी अबव, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बेस्ड ऑन दी अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस, अब ये दो अजम्पशन है आपको बताना है विच इज अ वैलिड, विच ऑफ द अजम्पशन इज करेक्ट, ये आपको बताना है, ठीक है। अजम्पशन क्या होती है, विच इज बिफोर द स्टेटमेंट, मैंने बताया आपको। कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। नाउ दिस इज नॉट समथिंग अज्यूम्ड, ये अजम्पशन नहीं हो सकती बिकॉज गवर्नमेंट की ऐसा यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है कि गवर्नमेंट को करना है कि प्राइवेट को करना है, वो बात ही नहीं है यहाँ पे। द मेन आर्ग्यूमेंट इज अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट एंड अबाउट हाउ टू जनरेट एनर्जी, तो यहाँ पे ये assumption नहीं हो सकती। देन रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर्स टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय प्राइवेट, अगेन प्राइवेट, गवर्नमेंट, सो दिस इज नॉट समथिंग मेंशन्ड एनीवेयर इन द पैसेज। एक बार ऊपर लिखा था कि इनफॉर्मल सेक्टर कर रहा है, फॉर्मल सेक्टर नहीं कर रहा है, बट ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं लिखा गया है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए कि प्राइवेट को करना चाहिए, ऐसा कुछ भी मेंशन ही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू मी नन ऑफ द टू आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, नीदर वन नॉट टू। तो सारे आंसर्स मैंने आंसर की से भी मैच कर लिए हैं, सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 32, एक क्वेश्चन और है फ्रॉम द सेम पैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स, इस पैसेज का क्रक्स क्या है, मतलब समरी, ब्रीफ समरी, मेन समरी क्या है इस पैसेज की, या मेन आइडिया क्या है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, सेंट्रल आइडिया। ऑप्शंस देखते हैं। जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। नाउ
कॉस्ट की तो बात ही नहीं की गई है कि एक्सपेंसिव है कि इनएक्सपेंसिव है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। बायोमिथेनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे, देखो मोस्ट नहीं बोला, मेजर सोल्यूशन बोला है पैसेज में कि ये मेजर सोल्यूशन है प्रोसेस करने के लिए, किसको, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट को, उसी की बात कर रहे थे। लेकिन मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी, ये मोस्ट आइडियल नहीं बोल सकते, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। एलिमिनेट सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस, ये जरूर है कि सेग्रीगेशन फर्स्ट स्टेप है, तो ये आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एनर्जी, ये कहीं नहीं लिखा है कि एडिक्वेट है कि नहीं, इतना ही लिखा है कि मोर देन 50% है, जस्ट मोर देन, लिटिल मोर देन 50%, लेकिन एडिक्वेट है कि इनएडिक्वेट है ये कहीं नहीं लिखा है, तो ये भी एलिमिनेट कर सकते हो। सो ऑप्शन सी ओनली वुड बी दी करेक्ट आंसर। एक आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे बिफोर वी क्लोज, 2 क्वेश्चन और हैं आई थिंक, 2-3 क्वेश्चन और हैं, 33, 34, 35, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पैसेज 2 देख लेते हैं। देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर, ये कह रहे हैं एक क्लेम है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इनहेरेंटली सेफ है और हेल्दी भी है, मतलब ठीक है, इनहेरेंटली मतलब ओरिजिनली। द रियलिटी इज that because the organic farming industry is still young and not well regulated in India, कह रहे हैं वो अभी यंग है इंडिया में और रेगुलेशन भी अच्छी नहीं है, farmers and consumers alike, both farmers and consumers are not only confused about what products are best for them but sometimes use products in ways that could harm them। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमें लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखा है, ये क्लेम है, हमें ऐसा लगता है, वी फील कि वो बहुत सेफ है, इनहेरेंटली देयर इज अ क्लेम, ये क्लेम है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम रियलिटी क्या है कि अभी अवेयरनेस नहीं है इसको लेकर, बिकॉज ये इंडस्ट्री काफ़ी नई है इंडिया में, तो फार्मर्स भी, कंज्यूमर्स भी जो है अनअवेयर है, कंफ्यूज हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स उनके लिए बेस्ट हैं। बट समटाइम्स यूज, और लेकिन और यूसेज की भी बात की गई है कि यूज भी वो इस तरीके से करते हैं दैट कुड हार्म देम बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज देम। फॉर एग्जाम्पल दिया है, सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया, फार्मर्स ऑफन यूज फार्म यार्ड मैन्योर। तो कह रहे हैं कि उनको ऑब्टेन करना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ऑब्टेन करना मुश्किल है, मे बी अवेलेबिलिटी कम होगी या कॉस्ट ज़्यादा होगी, वटेवर, तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्म में जो मैन्योर होती है उसी को यूज़ कर लेते हैं, थिंकिंग इट इज़ ऑर्गेनिक, विच में कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स, ठीक है। सर्टेन प्लांट स्प्रेस सच एज डेटूरा फ्लावर एंड लीफ स्प्रे हैव एन एलिमेंट कॉल्ड atropine. If it is not applied in the right dose, it can act on the nervous system of the consumer। तो कह रहे हैं, अब जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं प्लांट स्प्रे का, एंड आई थिंक ये शायद ऑर्गेनिक ही होगा बिकॉज ऑर्गेनिक की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसको राइट डोज में आप अप्लाई नहीं करोगे तो वो अफेक्ट करेगा आपके नर्वस सिस्टम को। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे यूज करना है, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स आर अनअवेयर। Unfortunately, how much and when to use it are not well researched or regulated। तो ये इंडिया में अभी रिसर्च भी नहीं है इस पर इतनी अच्छी और रेगुलेट भी नहीं है, देयर आर नो लॉज एंड पॉलिसीज ऑन दिस। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33, 2 क्वेश्चन है इस पैसेज पे, 33 एंड 34। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। अब 2 अजम्पशंस दे रखी हैं, आपको बताना है विच इज करेक्ट। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर द फार्मर्स। देखो पैसेज में लिखा था इट इज क्लेम्ड दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इनहेरेंटली सेफ है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं इनहेरेंटली अनसेफ है, तो ये बिल्कुल गलत है बिकॉज इनहेरेंटली सेफ है ये पैसेज में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो अजम्पशन इनहेरेंटली अनसेफ कैसे हो सकती है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है ना। और इसके अलावा दिस इज नॉट समथिंग जो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इनहेरेंटली अनसेफ है, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रॉब्लम नहीं है, हाउ यू आर यूजिंग इट, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, प्रॉब्लम ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं है, तो वो इनहेरेंटली अनसेफ नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई it is incorrect। then farmers and consumers need to be educated about eco friendly food, ये सही है बिकॉज mentioned है कि farmers को भी अवेयरनेस नहीं है, consumers को भी अवेयरनेस नहीं है, तो they should be educated about eco friendly food, that is organic food की बात कर रहे हैं। so second is the correct assumption, option B would be the answer। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। Which one of the following statement best reflects the most, अब कीवर्ड्स देखो, लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज, 3 चीजें बोली है, लॉजिकल भी होना चाहिए, रैशनल भी और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब इम्प्लीमेंटेबल, फिजिबल, ठीक है, कन्वेड बाय द ऑथर। इन इंडिया ऑर्गेनिक, मैसेज की बात करें, ठीक है, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग, ये तो नहीं बोला है कि नहीं करना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला है,
इनकरेक्ट। देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव्स, ये भी गलत है कि सेफ ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, क्योंकि यूसेज में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प्ड टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल, दिस सीम्स टू बी एन आंसर। आगे देखते हैं, द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट। नाउ दिस इज समथिंग आउटसाइड द स्कोप, कि उसकी मार्केट है कि नहीं है ग्लोबल मार्केट, वी डोंट नो, दिस इज अगेन आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज, इसकी बात ही नहीं हुई है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हाउ यू कैन गो अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज काफी लोग इन क्वेश्चन से डरते हैं, बट डेफिनेटली दीज आर वेरी वेरी डूएबल एंड स्कोरिंग। तो वी विल मीट अगेन विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।